हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक दिवसीय बिहार के दौरे में सिवान की धरती से कई बड़े संकेत और संदेश दिए हैं। जहां एक तरफ मंच पर मौजूद एनडीए के सभी साथियों के साथ एनडीए की मजबूती का संदेश दिया, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक हुंकार भरते हुए ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से एक बड़ा आक्रमण किया है आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकाल को लेकर, बिहार की बदहाल स्थिति को जो उनके दौर में रही उसकी एक तुलना की एनडीए के दौर में विकास की इस यात्रा के साथ। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज इस मंच से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। करीब 6000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हुआ। विकास की सारी परियोजनाएं बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगी। प्रधानमंत्री ने इस मंच से कहा कि विकास की सारी परियोजनाएं समृद्ध बिहार बनाएंगी। इन योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचित, दलित, महादलित, अति पिछड़े हर समाज का जीवन आसान होगा इन तमाम परियोजनाओं के साथ। समृद्ध बिहार देश की समृद्धि में बड़ी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जब भारत की विकास यात्रा में बिहार की अहम भूमिका है। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में बिहार की बड़ी भूमिका होगी। और प्रधानमंत्री ने इसी के साथ कहा कि मेरे इस विश्वास का कारण है कि बिहार के आप सभी लोगों को सामर्थ्य है भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। राजनीतिक हमले प्रधानमंत्री ने सीधे किया आरजेडी और कांग्रेस पे। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, प्रधानमंत्री ने कहा कि उस बिहार को उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। ये सीधा बड़ा हमला आरजेडी की तरफ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। इस विकास यात्रा में कई बड़े काम हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में बिहार में करीब 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं। 1.5 करोड़ से अधिक घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा गया है। तो इस विकास यात्रा में गरीब तबके तक किस तरह से सरकार पहुंची, 1.5 करोड़ घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है। बिहार की प्रगति के लिए हमें ये गति लगातार बढ़ाते रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से एनडीए के भविष्य की नीतियों को भी रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरजेडी के राज में गरीब को घर नहीं मिलता था, राशन बिचौलिए खा जाते थे। भ्रष्टाचार किस तरह से फैला हुआ था, गैस कनेक्शन के लिए सांसदों की सिफारिश लगानी पड़ती थी, नौकरियों के लिए सांसदों की सिफारिश लगानी पड़ती थी। 4 करोड़ लोगों को पक्के घर मिल चुके हैं। यह है बड़ा बदलाव एनडीए की सरकार में। आने वाले समय में 3 करोड़ और पक्के घर तैयार होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सिवान के मंच से बिहार के लोगों को बताया। उन्होंने जिक्र किया मडौरा से पहला इंजन अफ्रीका आज रवाना किया है। प्रधानमंत्री ने अफ्रीका में बिहार की जय जयकार होगी। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी को पहला इंजन आज निर्यात किया गया। बिहार मेड इन इंडिया का बड़ा सेंटर बनेगा। जिक्र किया उन्होंने मखाने का, जिक्र किया उन्होंने मडौरा रेल इंजन कारखाने का। उन्होंने कहा कि बाबा हरिहर की धरती, बाबा गोरखनाथ की धरती से जुड़ गई है। कनेक्टिविटी में नई वंदे भारत रेल की शुरुआत की गई है पाटलिपुत्र गोरखपुर के बीच में। इससे पर्यटन और रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने इस मंच से कहा कि आने वाले समय में बिहार की तस्वीर पूरी तरह बदलेगी। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहेब की तस्वीर अपने पैरों में रखती है। बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरजेडी और कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब की तस्वीर अपने दिल में रखता हूं। ये बड़ा हमला जाति जनगणना को लेकर सवाल उठाने से भी जुड़ा हुआ है। बाबा साहब का अपमान बिहारवासी नहीं भूलेंगे, प्रधानमंत्री ने सिवान की धरती से कहा। सिवान की धरती से प्रधानमंत्री ने नमन किया तमाम उन महापुरुषों को जिनका बड़ा योगदान रहा है भारत के इतिहास में, भारत के राजनीतिक सफर में। उन तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत करी। भोजपुरी बेल्ट ये कही जाती है और एक तरह से ऐलान प्रधानमंत्री का रहा इस मंच से, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भी एनडीए की विकास की तमाम योजनाएं जारी रहेंगी और यहां एनडीए थमने वाली नहीं है। आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए सिवान से प्रधानमंत्री की इस जनसभा के बड़े संदेश हैं। बिहार की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा सरकार का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे।
पीएम मोदी 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, कृषि अवसंरचना, स्वास्थ्य अवसंरचना, ग्रामीण सड़कें और पुल, राष्ट्रीय राजमार्गों के खंड और एक नई रेलवे लाइन सहित महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री पहली बार बौद्ध जिले में रेल संपर्क का विस्तार करते हुए नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री राजधानी क्षेत्र शहरी परिवहन प्रणाली के अंतर्गत 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। पीएम मोदी 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना पहल की शुरुआत करेंगे। इसका उद्देश्य ओडिशा की विरासत का सम्मान करते हुए संग्रहालयों, व्याख्या केंद्रों, मूर्तियों, पुस्तकालयों और सार्वजनिक स्थानों के माध्यम से उनके जन्म स्थानों को जीवंत स्मारकों में बदलना और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। राज्य में समृद्धि और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में 16 लाख से अधिक लखपति दीदियों का उत्सव मनाते हुए प्रधानमंत्री पूरे राज्य की सफल महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीटी न्यूज। दादू दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के दौरे पर है। राष्ट्रपति देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान राष्ट्रपति ने दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों को चश्मे और किट देकर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने शिक्षा के जरिए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण पर जोर दिया। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। उन्नत तकनीकी की सहायता से दिव्यांगजन भी मुख्य धारा में अपने योगदान देने में सक्षम हो सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस संस्थान द्वारा समावेशी शिक्षा प्रणाली एवं नवीनतम तकनीकी संसाधनों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी सपनों को साकार कर सकता है और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के दौरे के दौरान राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में दिव्यांग बच्चों की ओर से लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का भी दौरा किया। राष्ट्रपति ने विज्ञान प्रदर्शनी का दौरा भी किया। दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों द्वारा प्रदर्शित इस प्रदर्शनी का अवलोकन राष्ट्रपति ने किया। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के दीर्घायु होने की कामना करते हुए एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका जीवन और नेतृत्व देश भर के करोड़ों लोगों को प्रेरित करता रहेगा। जनसेवा, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता सभी के लिए आशा और शक्ति की किरण है।
उन्होंने हमेशा गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए काम किया है। ईश्वर उन्हें लोगों की सेवा करते हुए दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदि चुंचनगिरी विश्वविद्यालय के बेंगलुरु परिसर के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहा था कि गरीबी की सबसे बड़ी वजह बीमारी है और बीमारी की सबसे बड़ी वजह इलाज का न हो पाना है। 20 साल पहले कही अपनी बात को प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने पूरा करके दिखाया। देश में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। देश के नेता और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा वाक्य सालों पहले गुजरात में कहा था कि गरीबी की सबसे बड़ी समस्या बीमारी है और बीमारी की सबसे बड़ी वजह इलाज का खर्च। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब 20 साल पहले बोला हुआ वो वाक्य उन्होंने पूरा किया है। आज देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट कराने की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। इससे 60 करोड़ लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए कोई चिंता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं को इतना सुलभ किया गया है कि मां के गर्भ में ही कोई भी बच्चा बीमार ना पड़े और उसके बड़ा होने तक बीमार होने पर उनका निःशुल्क इलाज किया जा सके। बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तब से लेकर वो पुख्त नागरिक बने तब तक वो बीमार ही न पड़े और बीमार पड़े तो ज्यादा खर्च के बगैर अपना स्वास्थ्य लाभ कर पाए। इस प्रकार की एक समुचित व्यवस्था अनेक कार्यक्रम के माध्यमों से मोदी जी ने की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और इस उपलब्धि के लिए स्थानीय लोगों को बधाई दी। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में यूपी की पहचान बीमारू राज्य से बदलकर एक्सप्रेस राज्य के रूप में बनी है। विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि 8 साल पहले आजमगढ़ का नाम लेने से लोग डरते थे, लेकिन आजमगढ़ अब विकास की मुख्यधारा के साथ जुड़ चुका है। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो ये लोग जाति के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनको सत्ता मिली थी, जाति के नाम पर तो बांटते थे, लेकिन जब सत्ता में आते थे तो सत्ता में आने पर तब ये लोग अपने परिवार की बात करते थे। अभी आप मुझे बताइए 60,244 पुलिस भर्ती हुई है ना, आजमगढ़ के लोग भर्ती हुए हैं कि नहीं हुए हैं? मुझे बताओ, भर्ती हुए हैं ना? आप मुझे बताओ, किसी से कोई पैसा मांगा है क्या? कोई सिफारिश करवानी पड़ी है क्या? अरे हर जाति हर संप्रदाय से जुड़े हुए लोग भर्ती हुए हैं और इसमें भी 12,045 केवल बेटियां भर्ती हुई हैं, 12,045 से। और उत्तर प्रदेश में इस साल गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई है। पिछले वर्ष जहां 9.31 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद हुई थी, वहीं रबी विपणन वर्ष 2025-26 यानी वर्तमान सत्र में यह खरीद बढ़कर 10.27 लाख मीट्रिक टन से अधिक रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गेहूं खरीद बढ़ाने के लिए मोबाइल क्रय केंद्र इस साल गांव तक पहुंचे। राज्य सरकार की इस पहल का असर सीधे तौर पर खरीद में देखने को मिला है। गेहूं बिक्री करने वाले किसानों को सरकार की ओर से 2,508 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के मोरातोक स्थित गुज्जर बस्ती में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां घर की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और सभी शवों को बाहर निकाला गया। मृतकों में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को मार गिराया है। कांकेर जिले की पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला ने बताया कि जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमाटोला और कलपर गांव के मध्य जंगल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को मार गिराया है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से उसका शव और हथियार बरामद किए गए हैं। नक्सल और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त पार्टी शामिल थी और सर्च के दौरान एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ है। के साथ ही कुछ अन्य हथियार और कुछ और सामग्री भी बरामद हुआ है। और छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव सट्टा ऐप घोटाले में गिरफ्तार कारोबारी सूरज चोखानी की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। चोखानी ने अपनी खराब तबीयत और सर्जरी की जरूरत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी है। कोर्ट अब 1 जुलाई को इस याचिका पर अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि वो करोड़ों रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी DHFL के पूर्व प्रमोटर कपिल वधावन की जमानत याचिका पर 2 हफ्तों से सुनवाई पूरी करे। दरअसल हाईकोर्ट में कपिल वधावन की जमानत पर सुनवाई 18 जुलाई को होनी है। वधावन 2020 से जेल में बंद हैं। उस पर 34,615 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में शामिल होने का आरोप है। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से IT हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, AI और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का AI स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में AI के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल IT हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों से जुड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। और आइए देखते हैं योग से जुड़ी कुछ खबरें। 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अब योग दिवस में केवल 1 दिन बचा है। कल और देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीएम ने इसको लेकर एक वीडियो जारी किया है।
और 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आंध्र प्रदेश के खूबसूरत तटीय शहर विशाखापट्टनम में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह में हिस्सा लेंगे। विशाखापट्टनम के बीच में चल रही तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आंध्र प्रदेश के खूबसूरत तटीय शहर विशाखापट्टनम में होगा और इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। मैं इस वक्त आरके बीच पर हूं और यही वो स्थान है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करेंगे। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी योग सत्र में हिस्सा लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि यही वो आरके बीच रोड है जो कम से कम 10 किलोमीटर तक यहाँ इस पर योग के लिए लोग एकत्रित होंगे और तकरीबन 5 लाख लोग एक साथ योग करेंगे और ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है। और इस बार का जो थीम है एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये थीम रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। और इसके पीछे मकसद है कि अपना स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। आंध्र प्रदेश बीते 1 महीने से योग आंध्रा नाम के अभियान चलाया हुआ है और उसमें उनकी कोशिश है कि 10 लाख से ज्यादा वॉलेंटियर तैयार हो सके जो लगातार योग करें और लोगों को गांव-गांव तक योग के बारे में जानकारी दें, उनको प्रशिक्षित करें। तो एक बहुत बड़ा अभियान आंध्र प्रदेश ने भी छेड़ रखा है। राज्य सरकार की जबरदस्त तैयारी है और आंध्र प्रदेश एक कोशिश कर रहा है कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में एक उदाहरण बने। हम जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू अपने अलग अलग विजन के लिए, अलग अलग नए नए इनिशिएटिव आइडिया के लिए जाने जाते हैं और इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसका जो चयन हुआ है विशाखापट्टनम में। प्रधानमंत्री मन की बात में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जो आंध्र प्रदेश की बहुत ही खूबसूरत तटीय शहर है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विशाखापट्टनम जाना जाता है। और योग हम जानते हैं कि न केवल अभ्यास है बल्कि ये एक जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य, आंतरिक शांति और वैश्विक कल्याण के लिए एक आंदोलन है। तो हम भी, आप भी योग से जुड़िए, योग करिए, हर दिन नियमित योग को अपनाइए और अपने जीवन में, ताकि हम निरोग रह सके। कैमरामैन अरमान के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, आरके बीच, विशाखापट्टनम। और इस बार विशाखापट्टनम में नया कीर्तिमान बनने जा रहा है। यहाँ 5 लाख से ज्यादा लोग एक साथ योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। योग दिवस को लेकर कैसी तैयारी है, इस पर आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा से बात की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी कैसी चल रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आयुष सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा है। सर, किस तरीके से तैयारी चल रही है और क्या खास है इस बार? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 11वां संस्करण है और बहुत बड़े स्तर पर, मतलब जिसको कहते हैं न भूतो न भविष्यति, वैसी बड़े स्तर पर तैयारी हुई है। इस वर्ष हमने एक योग संगम कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। तो हमारे जो योग पोर्टल है आयुष मिनिस्ट्री का, उस पर हमने बहुत आह्वान किया सभी सरकारी योग के लोग, सभी RWA, ऐसे देश भर में हमने सबको कहा आप जहाँ जहाँ भी इवेंट करें इसको यहाँ रजिस्टर करें। और 10 लाख लोगों ने रजिस्टर किया। 10 लाख लोग इसी समय प्रधानमंत्री जी के साथ योग करेंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम होना और प्रमुख जगह पर 5 लाख लोगों का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। गांव-गांव तक योग पहुंचे, उसके लेके ग्राम प्रधानों को भी PM ने पत्र लिखा है। तो उसको कैसे आप देखते हैं कि इसका प्रसार एकदम जन-जन तक हो, उसके लिए क्या किया जा रहा है? जी, एक्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी के ने सभी ग्राम प्रधान को पत्र लिखा है। हमने उसके फॉलोअप में पंचायती राज मंत्रालय के साथ भी मिलकर काम किया है। पूरा समाज का, सब लोगों का सहभागिता है। विदेशों में हम जानते हैं कि दूतावास में मनाया जा रहा है। पिछली बार भी 23 करोड़ का आंकड़ा रहा कि लोग जुड़े। इस बार कितना आंकड़ा आप चाहते हैं कि बढ़े? जो फर्क है वो ये है कि प्रत्येक वर्ष पिछले वर्षों में हम सेल्फ रिपोर्टेड डाटा ले रहे थे। इस बार हमारे पास ये 10 लाख इवेंट का तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है। मुझे लगता है पिछले वर्ष 23.5 करोड़ ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार वो आंकड़ा 30 करोड़ से ऊपर जाएगा पूरे विश्व भर में। निश्चित तौर पे ये जो योगा दिवस है वो काफ़ी अलग होगा। इसमें कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड नए बनेंगे और दर्ज होंगे और बहुत ही खूबसूरत शहर है वाइजैक। और यहाँ से जब योग का संदेश जाएगा तो ये निश्चित तौर पे दुनिया को एक निरोग बनने की तरफ प्रेरित करेगा। कैमरामैन अरमान के साथ नितेंद्र सिंह, आरके बीच, विशाखापट्टनम।
भारतीय सेना, भारतीय राजनयिक मिशनों और सांस्कृतिक केंद्रों के सहयोग से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर बड़े उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। म्यांमार स्थित रक्षा सेवा अकादमी द्वारा कल एक योग सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सभी छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके साथ ही कई सरकारी अधिकारियों ने भी योग किया। कार्यक्रम में शारीरिक, मानसिक फिटनेस और आंतरिक शांति बढ़ाने में योग की भूमिका को रेखांकित किया गया। वहीं कजाकिस्तान के अस्ताना स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में भारतीय सेना प्रशिक्षण दल IATT ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के साथ साझेदारी में एक विशेष योग सत्र आयोजित किया। इस पहल ने कजाकिस्तान सशस्त्र बलों को योग से परिचित कराया और तनाव तथा जीवन शैली से संबंधित स्वास्थ्य चुनौतियों को कम करने में इसकी प्रभावशीलता पर जोर दिया। वहीं उज्बेकिस्तान के ताशकंद में भारतीय दूतावास के तत्वाधान में योग को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति केंद्र ने IATT के साथ मिलकर इस बड़े आयोजन का नेतृत्व किया है। विशेष सत्रों में योग के माध्यम से एकता, स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब सिर्फ कुछ घंटे ही बाकी हैं। देश दुनिया में लोगों पर योग का खुमार पूरी तरह से छा चुका है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर के परिसर में साप्ताहिक योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। योग दिवस के एक दिन पहले राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के कैडेट्स ने योगाभ्यास किया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी लोग जमकर योगाभ्यास कर रहे हैं। लाल बहादुर स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने के समेत सैकड़ों लोगों ने योग किया। जी किशन रेड्डी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया धूमधाम से योग करने के लिए तैयार है। देश दुनिया में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के तौर पर लोगों ने, तमाम सामाजिक संस्थानों ने कई योगाभ्यास सत्रों का आयोजन किया है और उसी के तहत ये आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू समेत सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास हैदराबाद में किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्य सारी दुनिया तैयार है। लगभग 200 कंट्रीज में इस कार्यक्रम होने वाला है। 200 कंट्रीज के अलग अलग देशों के सरकार के द्वारा और इंडियन डायस्पोरा के द्वारा भी कार्यक्रम होने वाला है। भारत में कोई जगह ऐसा नहीं है कल कार्यक्रम नहीं करने वाले हैं। सभी जगह करोड़ों करोड़ों लोग कल योगा कार्यक्रम में भागीदार हो जाएंगे। आज हैदराबाद में जून 21 का इंटरनेशनल योगा दिवस का 24 आवर्स काउंटडाउन के कार्यक्रम के नीचे हैदराबाद में हजारों लोगों का ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होने जा रहा है। विशाखापट्टनम के कई पार्कों में तैयारियां जोरों पर हैं। विशाखापट्टनम के सेंट्रल पार्क में भी लोग योग दिवस की तैयारी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह सेंट्रल पार्क पहुंचे और यहां का जायजा लिया। योग दिवस की तैयारी चल रही है और मैं इस वक्त विशाखापट्टनम के सेंट्रल पार्क में हूं और आप देखिए कि यहाँ पर लोग योग कर रहे हैं। सुबह का समय है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर योग कर रहे हैं और ये तमाम वो लोग हैं जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योग करेंगे। जो RK बीच जहाँ मेन कार्यक्रम होने वाला है वहाँ पर करेंगे, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। और इसी तरीके से विशाखापट्टनम के अलग अलग हिस्सों में तैयारी चल रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की और बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करेंगे जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम RK बीच विशाखापट्टनम में होगा। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद
आर.के. बीच में जहां पर मेन कार्यक्रम होने वाला है उसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे और योग करेंगे। उनके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी रहेंगे। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य, आंतरिक शांति और वैश्विक कल्याण के लिए एक आंदोलन है और आंध्र प्रदेश एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है योग को लेकर के। और पिछले 1 महीने से आंध्र प्रदेश में आंध्र योगा नाम के एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और सरकार की कोशिश है कि कम से कम 10 लाख लोग, खासतौर पे वॉलंटियर तैयार हों जो नियमित रूप से योग करते हैं और लोगों को प्रशिक्षित करें, क्योंकि एक स्वास्थ्य के जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में एक बड़ी कदम इसको माना जा रहा है और राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। और ये जो आप देख रहे हैं लोगों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां काफ़ी जोर शोर से चल रही है। कैमरामैन अरमान के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम के सेंट्रल पार्क में योग सेशन के लिए लोग इकट्ठा हुए। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। International Yoga Day is going to happen here from all over India. People are calling from all over India, not from all over India, all over the world. People are coming from 170 countries. The VIPs are representing from India, and it is going to be hosted by Visakhapatnam. We are very proud and very happy about that. We are very proud of to say that we are in Vizag now. We are doing in the yoga years 10 years, 15 years fast be back. We are taking the more of the students to take the health nicely here. I think nowadays yoga is so important for all us. This is a health purpose. और 5 साल के बाद आज से सिक्किम से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो गई है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को हरी झंडी दिखाई। राज्यपाल ने कहा 5 वर्ष बाद केंद्र सरकार के प्रयासों से ये यात्रा फिर से आरंभ हो पाई है। सहयोग के लिए उन्होंने सिक्किम की जनता का भी आभार जताया। हम सब का सौभाग्य है और सिक्किम प्रदेश का सौभाग्य है कि 5 वर्षों से हमारा सबसे पूजनीय और सबसे बड़ा आस्था का केंद्र किसी कारणवश बंद था, वो आज पुनः केंद्र सरकार के सहयोग से और केंद्र सरकार के प्रयत्नों से आज पुनः चालू हुआ है। और मैं सिक्किम की पूरी सरकार, स्टेट सरकार और सिक्किम वासियों का भी आभार मानता हूं कि उन्होंने 2-3 दिन से लगातार उनका अच्छा सेवा की है। उनको जैसे यात्रा में जाए उसी तरह से उनका व्यवहार किया है। और मेरा भी और सिक्किम के हमारे सारे मंत्रिमंडल के जो यहाँ आए हुए लोग हैं उनका भी सौभाग्य है कि हमें इस बड़े तीर्थ यात्रा को पहले ग्रुप को रवाना करने का मौका मिला। आईटीबीपी के सीएमओ ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान यात्रियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। As regards this first batch of KM Yatra, basically our medical team at Delhi, they had initially screened all the applicants and they found these 36 batch of yatris basically who were basically cleared for this yatra, and after ensuring all the cardiovascular fitness. And further they acclimatized en route, and the second stage acclimatization was done at Sheradang by our medical team, 3 medical officers. And on scrutiny, more or less I'm happy to say that other than age related issues and minor issues, more or less their parameters are within acceptable levels. और मानसरोवर यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं ने यात्रा में बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। I'm traveling in the first batch of Kailash Manasarova Yatra, traveling towards through Nathula Pass. This yatra is very, very important for me, and I thank the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, for facilitating the services by talking with the China government. And also I thank the Andhra Pradesh Chief Minister, Mr. N. Chandrababu Naidu, for facilitating all this yatra, all throughout the yatra. And I'm very thankful to the God as well for inviting me to his holy abode. A call from Lord Shiva is very, very important for every Hindu who is born in India.
और इस यात्रा से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मानस प्रतिम। मानस, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, यात्रा रवाना की जा चुकी है, राज्यपाल ने हरी झंडी दिखाई है, लेकिन किस तरह से 5 साल के बाद ये यात्रा हो रही है, किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, क्या नई सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए जोड़ी गई हैं? जी, यहाँ से इस बार कुल 10 बैच जाएंगे, 10 जत्थे जाएंगे और हर बैच में 40 से 50 लोगों का श्रद्धालु रहेंगे। आज जैसे आपने बताया रितु कि आज पहले बैच में कुल 37 लोग थे और साथ में एक डॉक्टर और MA के 2 लोग थे, तो वो लोग यहाँ से आज चले गए और लगभग 11 से 12 दिन बाद ये लोग फिर वापस आएंगे गैंगटॉक, पूरा दर्शन करके, कैलाश मानसरोवर का परिक्रमा करके। और जो दूसरा जत्था है आज शाम तक ये गैंगटॉक पहुंच जाएंगे। देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करें कि दिल्ली में पहले इन लोग की ब्रीफिंग होती है MA के तरफ से, फिर डॉक्टर्स इन लोग के टेस्ट करते हैं और मेडिकल जो प्रोसीजर है उसमें अगर ये लोग क्वालिफाई करें तभी यहाँ आ सकते हैं। फिर फ्लाइट से ये लोग बागडोगरा पहुंचते हैं और उसके बाद से सिक्किम सरकार और केंद्र सरकार की जितने भी संस्था है यहाँ पे लगे हुए हैं, सब इन लोग को गैंगटॉक लाते हैं। गैंगटॉक में 1 दिन रहना होता है, फिर एक यहाँ पे 17 माइल बोल के जगह है, यहाँ पे 2 दिन रुकते हैं और फिर सेराठंग में 2 दिन रुकते हैं। ये इसलिए क्योंकि यहाँ का जो आबोहवा है और हाई अल्टीट्यूड में कैसे मौसम होगा तो जानकारी दिया जाए और एक्लिटेवाइज किया जाए। फिर यहाँ योगा का भी व्यवस्था किया जाता है और जितने भी ITBP है, इंडियन आर्मी है और BRO है और केंद्र सरकार और बाकी राज्य सरकार संस्था है, सब इन लोगों को ब्रीफ करते हैं। यहाँ के डॉक्टर्स इनको ब्रीफ करते हैं, जैसे स्वास्थ्य का क्या से ध्यान रखा जाए, साथ में कौन सी दवाई ले जाए, तो ये सब सारे साधन का यहाँ पे देख रेख किया जाता है। फिर यहाँ से लोग निकल के जाते हैं। मानस, 5 साल के बाद ये यात्रा एक बार फिर शुरू हुई है, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार ने भी तमाम वो तैयारियां की हैं जिसमें श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद मानस पूरी जानकारी के लिए। और संघ लोक सेवा आयोग ने इंटरव्यू में असफल रहे उम्मीदवारों के लिए एक नई पहल की है। UPSC से प्रतिभा सेतु यानी प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है उन मेधावी उम्मीदवारों को दूसरी अच्छी और बड़ी नौकरी के लिए एक और मौका देना जो UPSC की कठिन परीक्षा की सभी चरणों को पार करने के बावजूद अंतिम मेरिट में नहीं आ सके। UPSC की नई पहल प्रतिभा सेतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और निजी संगठनों को UPSC परीक्षाओं के गैर सिफारिश प्राप्त लेकिन योग्य उम्मीदवारों से जोड़ता है। फिलहाल इस पोर्टल पर सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, CDS, मेडिकल सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज सहित कई UPSC परीक्षाओं के 10,000 से अधिक उम्मीदवारों की प्रोफाइल उपलब्ध है। चयन करने वाली संस्थाएं एक आसान डैशबोर्ड के जरिए इन बायोडेटा को एक्सेस कर शॉर्टलिस्ट कर सकती हैं और चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती हैं। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।